नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। और आज हिंदी वर्णमाला का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला के जैसे कि आपने सारे टॉपिक को पढ़ा और उसमें देखा कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे, और आज हम लोग चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं हिंदी वर्णमाला से। तो आइए बिना विलंब किए कुछ पंक्तियों के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने इस अध्याय को। और ये रही पंक्तियाँ। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इन पंक्तियों के साथ हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। और ये रहे प्रश्न। 40 प्रश्नों का कलेक्शन है। 40 प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है ये। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो लगे रहिए हमारे साथ और इन 40 प्रश्नों का अध्ययन करिए, नोट भी करिए और प्रश्नों को समझिए। ये रहा आपका प्रश्न संख्या पहला। इसमें लिखा है हिंदी वर्णमाला में इनमें से कौन सा जो अंतस्थ वर्ण है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। और 4 कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका आंसर क्या है? विकल्प नंबर आपका पहला। अंतस्थ व्यंजन विकल्प नंबर आपका पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 2 में ए के उच्चारण के स्थान का नाम बता दीजिए। तो ए का उच्चारण स्थान UPSSC 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ए जो होता है ये आपका बनता है, ए जो है वो आपका आ और ई के योग से बनता है। इसको मैं कई बार आई के उच्चारण से पढ़ाता हूँ। तो आ कंठ होता है और ई आपका तालव्य होता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। सही विकल्प आपका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 3। का, ख, ग, जा, फा ध्वनुआ जिन ध्वनियों के नीचे, जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है, जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है, नुक्ता अर्थात इस तरीके के ये बिंदु, पद बिंदु इसको बोलते हैं विराम चिन्ह में। तो जहाँ पर ये लगेगा तो वो अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं। तो ये क्या होगी? अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। सही विकल्प आपका अरबी फारसी ध्वनियाँ। अगला प्रश्न संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन इसमें क्या है? तो संयुक्त व्यंजन क्या हो गए? प्रश्न संख्या 4 में संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं संख्या में, जिसमें आपका ये छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 संख्या में। तो यहाँ पे छा भी है, त्रा भी है, श्रा भी है। तो कौन सा है? ये आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। ये आपका है मूर्धन्य, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। ये मूर्धन्य है, शा मूर्धन्य है। तो सही विकल्प आपका ये है। अगला प्रश्न संख्या भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है वो किस प्रकार का ऊ स्वर है? स्वर पूछा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से। ऊ पश्च विव्रत है, अग्र संव्रत है, अग्र विव्रत है या पश्च संव्रत है? तो भाई सबसे पहले इसमें 2 बातें हैं। पश्च और अग्र की बात कर लो। पश्च और जीव की दृष्टि से अगर हम देखें, जीव की दृष्टि से 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। तो इसमें 2 दिए हैं, अग्र शब्द दिया है, एक पश्च शब्द दिया है। तो पश्च और अग्र में देखें तो अग्र भाग में जो बोले जाते हैं जीव के वो ई, दीर्घी, आई और आई, ये अग्र भाग हैं। और पश्च भाग में जो बोला जाता है वो आपका बाकी के इनके अतिरिक्त जो भी आएंगे वो पश्च भाग में हो जाएंगे, इन चारों के अतिरिक्त। तो यहाँ पर
सबसे पहले ये देखिए कि अग्रभाग में अगर आएगा तो इसमें कहीं भी ऊ जो है अग्रभाग में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये अग्र नहीं है, ये क्या हो सकता है, पश्चिम में होगा। जैसे ऊ, दीर्घ ऊ, आ, है ना, औ और औ, ये आपके सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके पश्च। तो यहाँ पर ऊ की बात हुई है तो ऊ आपका एक तो पश्च हो गया, तो अब या तो पश्च संवृत हो सकता है या पश्च विव्रत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम विव्रत की बात करें तो विव्रत में क्या होते हैं, विव्रत की अगर हम बात करें तो विव्रत आपका होता है जिसमें बड़ा आ आता है, और संवृत में क्या आता है, संवृत में आपका संवृत जो होता है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, संवृत स्वर जो होते हैं जिनमें मुख बिल्कुल बंद होता है, उच्चारण बंद हो जाता है, इसमें मुंह बिल्कुल ना के बराबर खुलता है, संवृत होते हैं। जैसे इसमें ई, दीर्घी और ऊ और दीर्घ ऊ, ये आते हैं आपके संवृत में। तो देखिए इसमें यहाँ भी ऊ आया है, संवृत भी है ऊ, और पश्च भी है ऊ पश्च भी है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, पश्च और पश्च संवृत। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पश्च संवृत। ऊ क्या है, पश्च संवृत है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अ, अंग और आहा, अंग और आहा क्या है कहलाते हैं, यूपीपीसीएस 2013-20 में आ चुका है। तो ये अंग और आहा क्या कहलाते हैं, ये अयोग भाव होते हैं। जिसमें अंग क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। और आहा क्या होता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो ये अंग और आहा आपका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगली है, प्रश्न संख्या है आपकी 7। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, इसमें संघर्षी पूछा है कौन सा, तो संघर्षी व्यंजन, इसमें व्यंजन संघर्षी। तो संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं व्यंजन संघर्षी हैं, एक तो स्पर्श संघर्षी होते हैं, एक संघर्षी या ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। तो संघर्षी व्यंजन क्या हो गए, हा। 4 होते हैं संख्या में संघर्षी, श, श, श और हा, ये 4 होते हैं। और स्पर्श संघर्षी में, स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज और झा, ये आते हैं। तो स्पर्श संघर्षी की तो बात है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, संघर्षी का है। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा, सी। अगला, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यूपीपीएससी 2015 में संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श, छत्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन। तो इसमें से व्यंजन नहीं है, तो भाई ज्ञा है, त्रा है, छा है, कौन सा नहीं है, विकल्प नंबर आपका डी, फा नहीं है। फा क्या होता है, ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ है ये। अगला, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। कहाँ से प्रारंभ होते हैं, ये का से प्रारंभ है और कहाँ तक है, माँ तक। का से लेके माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन है। तो का है, चा है, टा है और रा, यही नहीं है आपका या क्या होता है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। पीजीटी 2013 में ये आ चुका है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है, अवधि में ध्वनि कौन सी, अवधि भाषा में कौन सी ध्वनि नहीं आती, का आता है, ना भी आता है, माँ आता है, कौन सी नहीं आती, ड़ा। सही विकल्प क्या है आपका, विकल्प नंबर बी, ड़ा। ड़ा जो है अवधि में नहीं आती है। केवीएस 2015 में ये प्रश्न आया। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, बीएड 2004 में आया ये टा वर्ग नहीं है, कौन सी टा वर्ग नहीं है। तो टा वर्ग में ठा आता है, ढा आता है और अड़ा भी आता है, लेकिन घा नहीं आता। ये आपका कंठ वर्ग में आता है, ये का वर्ग में आता है, ये का वर्ग में आता है। तो विकल्प नंबर डी आपका होगा सही आंसर। अगला सा, शा, शा, हा, ये दिए हैं,
चारों ये ध्वनियाँ जो व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पे स्पर्श संघर्षी भी दिया है, तो स्पर्श संघर्षी में क्या होगा, स्पर्श संघर्षी में चा, छ, जा और झा, है ना। और स्पर्शी क्या होते हैं, स्पर्शी का से लेकर माँ तक के जो वर्ण आएंगे वो स्पर्शी होते हैं। प्रकंपी क्या होता है, प्रकंपी रा को बोलते हैं, है ना। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर सी। चारों विकल्पों के आंसर भी आप नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है भाई, आ स्वर है, ऊ है, ए है, ऐ। अंग जो होता है ये अनुस्वार होता है, अयोगवाह है। क्या है ये, अयोगवाह, अयोगवाह है, इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं, इसे अनुस्वार भी कहते हैं। इसका उच्चारण केवल नासिका से होता है। अगला, यार अलावा किस में आते हैं, ये यूपी बीएड 2008 में, यूपी लोअर 19 में भी आ चुका है। यार अलावा ये क्या होते हैं, ये किस वर्ग के व्यंजन हैं, यार अलावा, तो ये यार अलावा ये आपके अंतस्थ श्रेणी के व्यंजन हैं। सही विकल्प आपका सी। अगला प्रश्न संख्या ये रही 15। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछिए, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है भाई, व्यंजनों की जो संख्या है हिंदी वर्णमाला में वो कितनी मानी गई है, ये आपकी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये 33 व्यंजन होते हैं। कहाँ से, का से लेकर हा तक, का से हा तक के जो व्यंजन होते हैं वो 33 कहलाते हैं। अगला, अयोगवाह, इसमें पूछा है प्रश्न संख्या 16 में, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। विकल्प नंबर सी ए सही है आपका, विसर्ग को कहते हैं। 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और आहा, ये अयोगवाह है। महाप्राण नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, अल्पप्राण भी नहीं है, ठीक है। महाप्राण क्या होता है, किसी वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं महाप्राण में, सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं महाप्राण में, है ना। और अल्पप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और प्लस इसमें आपका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इसमें आपके सभी स्वर भी आ जाते हैं, सभी स्वर भी आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर भी आ जाते हैं अल्पप्राण में। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये 4 होते हैं संख्या में 4 हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये संख्या में 4 हैं। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, विकल्प नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर, पश्च और स्वर, पश्च स्वर पूछा है। तो जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर अगर हम देखें तो जीव के आधार पर 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में क्या होता है, जीव का आगे का हिस्सा, तो अग्रभाग, है ना। तो जिसमें आपका दोनों ई, दीर्घ ई और दीर्घ आई, ये पश्चिम। मध्य में केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इसको, में सिर्फ आ आता है, बाकी का इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, आ, ऊ, है ना, और आपका औ, आओ, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। और पश्चिम में, पश्चिम भाग से कौन सा बोला जा रहा है इसमें, देखिए पश्चिम भाग में इनमें से कोई है, ये रहा पश्चिम भाग जो है आपका विकल्प नंबर ए, है ना। ये अग्र है, ये अग्र है, ये आपका पश्च है, तो सही विकल्प ए। अगला, छा ध्वनि पूछा है, छा ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। छा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य, जैसे चा, छा, जा, झा और उआ, ये तालव्य की श्रेणी में आपके ये आते हैं। ये यहाँ पे मैं लिखा उआ, ये आपके तालव्य की श्रेणी में आएंगे, है ना। चा, छा, जा, झा, उआ, ये तालव्य है, तो आपका सही विकल्प सी होगा। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है। कहाँ से प्रारंभ है, आ से लेकर आओ तक, आ से आओ तक के जो होते हैं 11 स्वर होते हैं।
अगला UKSI में आया ये। AR अलावा अभी आ गया, AR अलावा ये किस में आते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 होते हैं। अगला अनुनासिक का संबंध क्या होता है, अनुनासिक का संबंध क्या होता है, तो अनुनासिक जो होता है वो, अनुनासिक जो है ये चंद्रबिंदु को बोलते हैं। तो इसमें केवल नाक से सिर्फ अगर उच्चारण होगा तो अनुनासिक नहीं होगा, अनुस्वार होता है। केवल नाक से अनुस्वार का होता है, केवल मुंह से नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर आपका कौन सा होगा, सी, नाक और मुंह दोनों से अनुस्वार, और ये अनुनासिक का प्रयोग होता है। विकल्प नंबर आपका सी। अगला तालव्य व्यंजन क्या है, तो तालु से बोले जाते हैं, तो तालव्य व्यंजन क्या है, चा छा, चा छा जा झा, ये सही आंसर है। ये आपका मूर्धन्य है, ये आपके ओष्ठ हैं। चारों विकल्पों के आंसर आपको आने चाहिए। ओष्ठ है, ये आपका दंत है, ये दंत वर्ण है, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या होगा, तालव्य वाला ए। अगला इसमें लिखा है निम्नलिखित में हिंदी की बा ध्वनि जो है, बा की जो बा ध्वनि है वो क्या है, बा ध्वनि ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य, तालव्य। तो जो बा ध्वनि है वो क्या है, आपकी ओष्ठ है। बा ओष्ठ आती है, इसमें आते हैं पा फा और बा और भा, ये आपके ओष्ठ में आते हैं। तो इसमें बा दिया है, ओष्ठ हो गया। तालव्य में आपके चा, छा, जा और झा आएंगे और वहाँ आएगा। और इसमें मूर्धन्य में क्या आएंगे, टा, ठा, डा और ढा और अणा। ये मूर्धन्य में। दंत में क्या आएंगे, दंत में आपके ता, था, दा, धा और ना, ये आपके इसमें आएंगे। सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से आपको बताना है, दंतोष्ठ बताना है कि दंतोष्ठ क्या है। तो जिसमें दंतोष्ठ का मतलब हो गया दांत और ओठ दोनों का, दांत और ओष्ठ दोनों के मेल से बनेगा तो दंतोष्ठ होगा। तो दांत का उच्चारण किससे होता है भाई, इसमें था की अगर हम बात करें तो ये दंत है, सिर्फ दंत है। फा है, ओष्ठ है, ये सिर्फ ओष्ठ है। और माँ है, ये आपका ओष्ठ है, ये भी ओष्ठ है। वा जो है आपका दंतोष्ठ है, यही आपका आंसर होगा। इसमें दांत और ओठ दोनों है, यही आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या इसमें लिखा है 25 में लिखा है सही कथन चुनना है। या और वा ध्वनियाँ कहलाती हैं, TGT 2009 में आया। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, तो व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। अवदेश का विग्रह गलत है, अवदेश का विग्रह होगा अवध धन ईस, ये गुण स्वर संधि है। इसमें संधि कौन सी है भाई, गुण स्वर संधि है, तो ये आपकी ये भी गलत हो गया। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 होती है, 60 होती है, गलत है। व्यंजनों की संख्या इसमें 33 मानी जाती है। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, विकल्प नंबर ए, ये या और वा क्या है, ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, वर्णमाला 26 में, वर्णमाला किसे कहते हैं, परिभाषा आ गई वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है, शब्दों का समूह नहीं, वर्णों का संकलन नहीं, शब्द गणना नहीं। तो विकल्प नंबर आपका क्या, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अगला, हिंदी की शा ध्वनि जो है, हिंदी की वो क्या है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है। तो हिंदी की जो शा ध्वनि होती है वो क्या होती है, तालव्य होती है। विकल्प नंबर सही। तालव्य में क्या क्या आएंगे, शा, सा और हा, ये आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। दंत में क्या आएंगे, ता, था, दा और धा, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। और मूर्धन्य में टा, टा, ठा, डा, ढा और अणा। और ओष्ठ में क्या आएंगे, पा, फा, बा, भा और माँ, ये आपके ओष्ठ में आएंगे। सही विकल्प क्या होगा आपका, तालव्य वाला बी। अगला, निम्नलिखित में अर्ध स्वर पूछा है, अर्ध स्वर कितने। तो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या क्या होती है, अर्ध स्वरों की संख्या क्या है, आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए।
अर्धस्वर की संख्या क्या होती है? हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या 2 मानी जाती है, या और वा। हिंदी में अर्धस्वर कितने? या और वा, या और वा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या और वा। ये अर्धस्वर होते हैं हिंदी में 2। संख्या पूछे तो 2 बताना है, तो यहाँ पे क्या दिया है? इसमें विकल्प नंबर ए। ठीक है। ला क्या होता है? ला और रा की भी बात कर लो तो रा प्रकंपित होता है, लुंठित होता है, प्रकंपित, और इसे ही हम कहते हैं लुंठित भी होता है। और ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन हो गया। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि पूछी है। दंत ध्वनि आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया। दंत ध्वनि क्या है? तो का है, छा है, ता है या पा है? क्या है विकल्प आपका सही? तो दंत ध्वनि जिसमें दांत में लगेगा तो ता। सही विकल्प क्या होगा? द। ता हो जाएगा, सी विकल्प सही है। छा क्या है? ये तालव्य है। बार बार नोट करेंगे, लिखेंगे तो और तैयारी हो जाएगी। पा इसमें क्या है? पा में आपका ये ओष्ठ है। और जिन बच्चों ने ये अभी तक पिछले वर्णमाला जो मैंने डिटेल से पढ़ाई है उसको भी आप लोग वीडियो देखिए। पिछले वीडियो जो पढ़े हैं इसमें मैंने कराए हैं, तो वहाँ से जब आप करेंगे तो और आपका अच्छा हो जाएगा। का को कंठ कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक डाल दिए हैं पिछले वीडियो के भी। ये अपनी जो सीरीज चल रही है वो हम लोग सुपर सीरीज पे काम कर रहे हैं। सुपर सीरीज जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, सुपर व्याकरण के नाम से सुपर सीरीज चल रही है, उसमें हमने ये सारे वीडियो इकट्ठे किए हैं। तो आप लोग जाके चैनल पे अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सुपर सीरीज में जाके वहाँ से ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। अगला, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ आपसे पूछी हैं, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियों में क्या आएगा? का और खा आ जाएगा। या और वा क्या होते हैं? या और वा अंतस्थ होते हैं, या और वा। चा जा क्या होते हैं? ये तालु होते हैं, तालव्य होते हैं। टा और आ क्या होते हैं? टा और अणा। इनको क्या कहते हैं? टा। ये मूर्धन्य होते हैं। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका ए। अगला प्रश्न 30, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यूपीएससी 2015 में आया कंठ और तालु, जिसमें कंठ और तालु दोनों का योग हो जाए। तो वही हा अगर हम बात करें तो हा ऊष्म है और ये सिर्फ कंठ है। छा तालु है, ये तालु या तालव्य है। ए जो है वो आपका आ और ए के योग से बनता है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? आ और एक से योग से बनेगा, उसको क्या कहेंगे? इसको कंठ तालव्य। भाई आ कंठ है, कंठ, और ये तालव्य है, तो ये कंठ तालव्य हो गया, है ना। तो सही विकल्प आपका क्या है? यही होगा, कंठ तालु। कंठ तालु में ये किससे मिलेगा? आ और ऊ, और आ होता है कंठ, और ये ऊ होता है आपका ओष्ठ। ये आपका ओष्ठ होगा, इसीलिए सही विकल्प क्या है? कंठोष्ठ बन गया। सही विकल्प सी। अगला प्रश्न संख्या 31, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ। तो ओ तालव्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, दंतोष्ठ नहीं है, तो क्या है? अभी बताए थे कंठोष्ठ वर्ण है। अगला प्रश्न, अगला है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में अघोष वर्ण आपको बताना है। इसमें देखिए 2 दिए हैं, एक अघोष दिया है और प्राण भी दिया है। तो ऐसे वर्ण बताइए जिसमें अघोष भी है और अल्प्राण भी है। टीजीटी 2010 में आया ये प्रश्न। तो अघोष में क्या होता है? सबसे पहले अघोष की बात कर लीजिए। अघोष का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का, है ना, अघोष में। और क्या आते हैं आपके? शा और सा, ये तीनों आ जाते हैं, ये होते हैं अघोष। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और पूरा डिटेल में देखना है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, पिछले वीडियो को। अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण आएगा, और इसके अतिरिक्त आपका
पहला, तीसरा, पाँचवा, और इसके अतिरिक्त आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, और सभी स्वर भी इसमें आते हैं, सभी स्वर, ये सब इसमें आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि अल्प प्राण में कॉमन इसमें क्या है, तो यहाँ भी वन आया है देखिए, और यहाँ भी वन आया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्प प्राण ध्वनिया में क्या आएगा, वन, दोनों में आएगा। वन से मतलब का इसमें भी आएगा तो का इसमें भी आएगा। झा जो होता है, चा, छा, जा, झा, ये चौथे नंबर पे आता है। चा, छा, जा, झा, ये 4 नंबर पे आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। टा जो होता है वो पहला हो सकता है, ये पहला है। जा भी पहला है, और का पहला है, और का और ता भी पहला है, तो ये तो सही है इसमें। ये भी और अगर हम अघोष की बात, ये दोनों हैं, तो ता जो है ता, तो इसमें अघोष भी है, अल्पप्राण भी है, तो ये आपका तीसरा है। ता, का पहला है, और ता भी पहला है ना, और अघोष और प्राण में यही सिमिलरिटी है। तो ये भी वैसे है, ये भी है, दोनों हैं, ये भी सही है। इसमें 2 दिए हैं तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे अघोष, तो फिर यहाँ पर एक त्रुटि लग रही है मुझे। निम्नांकित अघोष अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, यहाँ पे एक आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। जब नहीं होगा तभी आपका आंसर आपका झा बनेगा। बाकी के ये सभी अल्पप्राण और अघोष हैं, तो आपका सही विकल्प क्या होगा, नहीं यहाँ पे करना है, नहीं करके आपका विकल्प हो जाएगा आपका ए, क्योंकि झा जो है वो चौथे नंबर पे आता है। जब चौथा नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा जो चौथा होता है वो अल्पप्राण होता है, वो महाप्राण होता है, सॉरी, महाप्राण वर्ण है, महाप्राण है ना। और अघोष में नहीं, ये सघोष में भी, सघोष में क्या आएगा, सघोष में प्रत्येक वर्ग का आपका सघोष में तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये आपका आंसर सही है झा वाला, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है। तो अल्पप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा, तो पहला ये रहा। खा दूसरा होता है, घा चौथा होता है, और धा चौथा होता है, तो ये आपके ये महाप्राण में आएंगे। आपका सही विकल्प क्या होगा, का। अगला प्रश्न संख्या 34 पे देखिए, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है। ये दा जो ध्वनि है वो उच्चारण के स्थान पर क्या है। तो दा ध्वनि जो है पीजीटी 2011 में ये प्रश्न आया, दा क्या है, दंत है, यहाँ से दंत का उच्चारण होगा, ता, था, दा, धा, ना, तो ये आपका दंत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वा तो है, रा भी है, ला भी है, तो ये क्या है आपका विकल्प नंबर बी, क्योंकि ये अंतस्थ नहीं है, क्या ओष्ठ है, ये आपका ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। सही विकल्प आपका क्या होगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 36 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है इसमें, टीजी 2011 में आया ये। मूर्धन्य क्या होते हैं, मूर्धन्य होता है जो दंत के जस्ट बाद ऊपर की तरफ जो ऊपरी छत होती है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा जीभ उठ के लगती है तेजी से, है ना, तो इसको हम कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि। जैसे इसमें आते हैं टा, ठा, डा, ढा और अणा, ये 5 जो वर्ण हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अणा व्यंजन की दृष्टि से, है ना, टा, ठा, डा, ढा, अणा, है ना। और अगर मूर्धन्य में स्वर की बात करें तो स्वर में आपका री आ जाता है, री भी आता है, लेकिन ये हम स्वर में चले जाएंगे, यहाँ पर स्वर की बात ही नहीं है, इसमें तो ध्वनि पूछी है और व्यंजन वर्ण भी नहीं दिया है। तो आपके ये टा है, ठा है, ढा है, लेकिन अढ़ा नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा, ये आपका क्या कहलाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, इसे द्विगुण भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, द्विपृष्ठ भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, और इसे द्विपृष्ठ भी कहते हैं, द्विपृष्ठ भी कहते हैं, द्विपृष्ठ भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 37 में देखिए,
नासिक व्यंजन की पहचान करिए। नासिक व्यंजन क्या होते हैं? नासिका से जो बोले जाएंगे। तो नासिक व्यंजन में आपका सा मूर्धन्य होता है, नहीं है ये तो मूर्धन्य है, मूर्धा है, मूर्धन्य है ना। वहाँ जो होता है वो होता है आपका नासिक्य, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। नासिक का आपका सही विकल्प क्या होगा? बी। और गा क्या होता है? गा कंठ होता है। और जा क्या होता है? ये तालु होता है। चारों को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, चारों विकल्पों को, जिससे कि तैयारी का तरीका यही होता है कि चारों विकल्प आपको आने चाहिए, तब आप सही से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया है 38, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि पूछी है। तो कंठ ध्वनि क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये आपका उच्चारण स्थान इसका तालु होता है, तालु। ता जो होता है वो दंत होता है, ता दंत है। फा जो होता है ओष्ठ ध्वनि है ये। और हा आपका सही विकल्प होगा, हा होता है आपका कंठ ध्वनि। हा क्या है? ये कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि है। तो सही विकल्प आपका क्या है? कंठ, हा, डी। अगला प्रश्न 39, हिंदी की आवृत्ताकार, देखिए इसमें बात कही है, अग्र भी कहा है और आवृत्ताकार और समृद्ध, 3 प्रश्नों को इकट्ठा करके पूछा गया जीआईसी प्रवक्ता 2012 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अग्र भी हो, आवृत्ताकार और समृद्ध भी हो। तो सबसे पहले अग्र की बात करें तो अग्र में क्या होता है? जीव के आधार पर अग्रभाग क्या होते हैं? ई, दीर्घी, आई और आय, ये तो अग्र होते हैं। आवृत्ताकार का मतलब वृत्त नहीं, जिसको हम वृत्ताकार नहीं कहते हैं, वो अवृत्ताकार होता है। तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके? ई आ जाएगी, इसमें भी दोनों ई आ जाएंगी, ई है ना। और आपका आई, आए, और आपका इसमें आई, आए, आ और आ, ये आपके आवृत्ताकार की श्रेणी में आ जाएंगे। और समृद्ध में क्या आएगा? समृद्ध में भी ई आ जाती हैं, समृद्ध में भी आपकी ई आ जाएगी, ई है, और ऊ आ जाता है समृद्ध में, ऊ। तो इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन आप देखेंगे तो कॉमन दोनों में ई यहाँ भी आ रहा है, ई यहाँ भी आपको दिखाई दिया और ई यहाँ भी दिखाई दिया आपको। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अग्र भी है, ई आवृत्ताकार भी है और ई समृद्ध भी है। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर बी जो है वो आपका सही विकल्प होगा, बी। आंसर आपका 39 का बी। अगला प्रश्न उच्चारण की दृष्टि से पूछा है कि उच्चारण की दृष्टि से वा जो है, वा की ध्वनि क्या है? लोअर ये आया लोअर में 98 98 में और जीआईसी 2012 में। अच्छा प्रश्न है, वा की ध्वनि पूछा है। तो भाई वा क्या है? दंत नहीं है, दंत में क्या होते हैं? ता, था, दा, धा आते हैं। ता, था, दा और धा और ना, ये दंत है ना, दंतोष्ट है। वा क्या है? दंतोष्ट आता है, जिसमें दांत और ओठ। सही विकल्प क्या है? बी। कंठ तालव्य में क्या है? कंठ और तालु का योग हो, तो इसमें आई और आई दोनों आ जाते हैं, है ना। और तालव्य में क्या आएंगे? चा, छ, जा और झा और उआ, चा, छा, जा, झा, उआ। तो इस तरीके से आपके ये इसमें आ जाएंगे। तो सही विकल्प क्या होगा? दंतोष्ट। दंतोष्ट का मतलब दांत और ओठ दोनों का योग होगा। दंतोष्ट में एक वर्ण और आता है जिसमें हम नुक्ता लगाकर फा लिखते हैं, ये भी आ जाता है, फा बोलते हैं, ये भी दंतोष्ट है और ये भी। तो अपनी जानकारी के लिए लिखिए। तो कैसे लगे आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो पिछले भी देख लीजिए, तब आपको टॉपिक और समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी नई वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ हम लोग जुड़ेंगे। पूरा डिटेल से व्याकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं विद अभ्यास से। टॉपिक के बाद मैं अभ्यास कराऊंगा और अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसमें पढ़ाऊँगा मैं आपको हिंदी में जो वर्ण का शब्दकोश के अनुसार क्रम होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी हिंदी में शब्दकोश का सही क्रम, शब्दकोश का सही क्रम, वर्णमाला जो हिंदी के वर्ण होते हैं वो शब्दकोश के अनुसार कैसे लगाते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और उसी में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण जो विच्छेदन है, वर्ण विच्छेद भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा शब्दकोश का सही क्रम और वर्ण विच्छेद, और उसके
बाद उससे संबंधित उसी में प्रश्न भी होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, ये पुनः देखिए और इन प्रश्नों को नोट भी करिए और इसके बाद तैयारी रखिए कि अगला टॉपिक हमारा शब्दकोश का सही क्रम वर्ण विच्छेद होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।